विकास शाक्य और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ मिडिएवल हिस्ट्री की कुछ क्लासेस। तो मिडिएवल हिस्ट्री में मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितने भी टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन कवर करूं और जितने भी टॉपिक्स हैं अधिक से अधिक कवर किए जा सकें और पूरी की पूरी हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए उन सभी को मैं कवर करूं और क्वेश्चन एंड आंसर्स के मीडियम से उनके माध्यम से मैं इसको कवर करूंगा। तो जैसे अभी मैं जो कवर करने जा रहा हूं वो सल्तनत काल में किस तरीके से गुलाम वंश के बाद तुर्क और आपके जो तुर्कों के बाद दूसरे जो मंगोल थे ये सब किस तरीके से भारत में आए और किस तरीके से इनका इतिहास आगे बढ़ा, इनको मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बीच में से उठाया है, सल्तनत काल से उठाया, सल्तनत काल की कुछ घटनाओं को उठाया है। तो ये एक डेमो वीडियो है, आप इसको देखिए और इस पे मुझे अपनी राय दीजिए कि ये सही है या नहीं है, आपको कितनी हेल्प मिल रही है इससे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बलवन का कौन सा उत्तराधिकारी मंगोलों के साथ युद्ध में मारा गया? बलवन जो है वो गुलाम वंश का आखिरी शासक था। ये पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कौन सा है ये पहला क्वेश्चन। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बलवन का कौन सा जो शासक था, ये बलवन कौन सा उत्तराधिकारी था बलवन का जो कि मंगोलों के साथ युद्ध में मारा गया। जिस समय बलवन जो है वो गुलाम वंश का आखिरी शासक था। बलवन गुलाम वंश का आखिरी शासक था और उसके समय में मंगोलों का आक्रमण होने लगा था। मंगोल जो है वो चीन और भारत के जो बीच का हिस्सा है, ठीक है, चीन और ऊपर जो रशिया है उसके बीच का जो हिस्सा है वहां रहा करते थे। तो वहां से वो धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहे थे आक्रमण करते हुए। तो बलवन के समय इन मंगोलों का आक्रमण हुआ। तो उन मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए बलवन का एक बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद शहजाद। ठीक है, शहजादा महमूद जिसको कहते थे, शहजादा महमूद उसको कहा जाता था, वो था बलवन का उत्तराधिकारी। वो मंगोलों के साथ युद्ध करता हुआ पराजित हुआ था, मारा गया था। ठीक है, तो बलवन क्या था? बलवन जो है वो गुलाम वंश का आखिरी शासक था। बलवन के बारे में जब हम गुलाम वंश पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बलवन जो है वो गुलाम वंश के बारे में अगर आपको थोड़ी जानकारी हो तो गुलाम वंश शुरू हुआ था जो शुरुआत में मोहम्मद गौरी आया था। तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, इल्तुतमिश का जो पिता था वो था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो एक गुलाम था। तो वहां से गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी और बाद में रजिया सुल्तान वगैरह होते हुए बाद में बलवन जो कि उसके खानदान का नहीं था बल्कि उनका एक विश्वास पात्र था, उसमें से बलवन था। तो वो बलवन बाद में शासक बना और वो शासक जो है अंत तक रहा बलवन गुलाम वंश का। और उसके बाद गुलाम वंश समाप्त हो गया था। कैसे समाप्त हुआ था? अगला क्वेश्चन देखते हैं उसको समझने के लिए। एक पुत्र था उसका बुगरा खान। ये क्वेश्चन अगला है, बुगरा खान किसका पुत्र था? उसने किन इलाकों पर शासन करने को जोर दिया जिसकी वजह से बलवन को अपने अनुभवहीन पोते को दिल्ली के तख्त पर बैठाना पड़ा? ठीक है, तो बुगरा खान एक और पुत्र था बलवन का और बलवन का ये पुत्र जो है ज्यादा जोर दे रहा था पूर्वी भारत की तरफ। पूर्वी भारत यानी जो बिहार और बंगाल का इलाका है वहां पर उसका जोर ज्यादा था और दिल्ली में इसकी पकड़ कम थी। पकड़ कम क्या, ये दिल्ली पे ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि दिल्ली में बलवन था ही, इसलिए वो सारा ध्यान पूर्वी भारत में रखता था यानी कि बिहार और बंगाल में। जिसकी वजह से बुगरा खान जो है जब दिल्ली नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी दिल्ली एक महत्वपूर्ण जगह थी। तो जो दिल्ली के अमीर थे, अमीर वो लोग होते थे जैसे हमारे यहाँ व्यापारी हैं या जो समाज में प्रभावशाली लोग हैं, उनका प्रभाव होता था राजा पर। तो वो जो है बलवन को उन्होंने ये बोला कि आप दिल्ली पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, दिल्ली पर भी किसी को ध्यान देने के लिए बिठाइए। तो मजबूरी में, क्योंकि बुगरा खान तो लौटकर दिल्ली नहीं आ रहा था, वो सारा जोर पूर्वी भारत पे दे रहा था, इसकी वजह से जो बलवन था उसने अपने पोते को, ठीक है, अपना अनुभवहीन पोता था, उसको जो है दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया कि तुम दिल्ली को देखो। ठीक है, तो इस तरीके से दिल्ली में बलवन का जो पोता था वो दिल्ली में बैठ गया। उसके अनुभवहीन होने की वजह से धीरे धीरे लोगों में असंतोष व्याप्त होता चला गया कि किस तरीके से ये राज्य की रक्षा कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। और जब राज्य कमजोर होता है तो कुछ लोग षड्यंत्र भी करने लगते हैं गद्दी को पाने के लिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तुर्कों को सैनिक के रूप में रोजगार कहां मिला? जब बलवन कमजोर पड़ रहा था, जिस समय बुगरा खान पूर्वी भारत में था, उसी समय तुर्कों ने भी भारत में आना शुरू किया था। तो तुर्क भारत में जब आए थे तो ये शुरुआत में क्या हुआ, इन्होंने इन्हीं के यहाँ गुलाम वंश के जो शासक थे बलवन और उसका जो पुत्र था उसके यहाँ सैनिक के रूप में नौकरी करी।
और इन लोगों को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा देने के लिए इन लोगों को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया था। जैसे तुर्कों में एक था जलालुद्दीन खिलजी, तो जलालुद्दीन खिलजी को लगाया गया था उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ। उत्तर पश्चिमी भारत यानी आज जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है वहां लगाया गया, क्योंकि वहीं से जो आपके मंगोल थे वहीं से घुसा करते थे, इसलिए जलालुद्दीन को वहीं लगाया गया। वो भी एक तुर्क था। तो शुरुआत में ये सैनिक के रूप में थे, लेकिन बाद में जो गुलाम वंश के शासक थे, जैसे बलवन के बाद बुगरा खान, और उसके बाद सब कुछ उनका शासन थोड़ा कमजोर पड़ गया, तो इन लोगों को नष्ट करके खिलजी वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो तुर्कों ने पहले सैनिक के रूप में वहां पे रोजगार लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो खुद शासक बन बैठे, वो खुद सुल्तान बैठ बैठे। तो खिलजी का शासन काल अब शुरू होता है और अगला क्वेश्चन आता है, खिलजी का शासन काल कब से कब तक था? तो खिलजी का शासन काल था 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, सबसे पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी किन क्षेत्रों में मंगोलों से भारत की सुरक्षा कर रहा था? जलालुद्दीन खिलजी, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये उत्तर पश्चिमी भारत में सुरक्षा कर रहा था, जो कि पाकिस्तान सटा हुआ इलाका है, क्योंकि वहीं से जो मंगोल थे वो घुसा करते थे भारत में। तो एक बार आप पाकिस्तान को देख लीजिएगा नक्शे में, हालांकि आप जानते होंगे कहां पर है, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत में उसे क्यों कह रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। और उसके ऊपर देखिए कि मंगोल राज्य कहां था, जो आपका रशिया और चीन के बीच का इलाका है, वहां पे मंगोल रहा करते थे। तो वहां से ये लोग आए थे। तो उधर से कैसा रास्ता बनता है, किन किन रास्तों से मंगोल आया करते थे, उसको जरा एक बार ध्यान से देखिएगा कि कौन सा रास्ता बनता था। ठीक है, गुलाम वंश को किस वंश ने विस्थापित किया? जैसा कि आपको पता है, गुलाम वंश का आखिरी शासक बलवन था, और गुलाम वंश के बाद किसकी शुरुआत हुई थी? खिलजी वंश की। तो शुरू किसने किया विस्थापित? तो खिलजी वंश ने विस्थापित किया। सीधा सा क्वेश्चन है। हिंदुओं के प्रति उदार नीति किस खिलजी शासक ने निभाई? जो जलालुद्दीन खिलजी था वो हिंदुओं के प्रति काफी उदार था। यह पहला शासक था खिलजी वंश का, जलालुद्दीन खिलजी। इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इसको मार करके खिलजियों का सुल्तान बन बैठा था। तो हिंदुओं के प्रति जलालुद्दीन खिलजी ने काफी उदार नीति अपनाई थी। उसने कहा था कि हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा है और उनको अपने साथ मिलाए बिना, उनको खुश रखे बिना राज करना बड़ा मुश्किल है। वो इस सोच का व्यक्ति था कि हाँ, जनता को खुश रखोगे तभी उस पर राज कर पाओगे। अगर जनता में किसी भी तरह का असंतोष है तो आप उस जनता पे राज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस वजह से ये समस्या खड़ी होती थी। ठीक है, अब उसने यही सोचा कि अगर हम हिंदुओं को मिला के रखें तो ठीक रहेगा, लेकिन जो अलाउद्दीन था उसने पूरी तरीके से हिंदुओं को दबा कर रखने की नीति अपनाई थी। उसने किसी भी तरह का उदारवादी सोच नहीं अपनाई कि हाँ जो है हिंदुओं के प्रति उदार नीति रखी जाए या कैसा रखा जाए। हालांकि कुछ हद तक वो उदार रहता था, लेकिन वो राजनीतिक उदारता थी, वो जनता के प्रति उदारता नहीं थी। वो राजनीतिक उदारता उसकी एक मजबूरी थी। वो ऐसा नहीं था कि वो हमेशा ही हिंदुओं एज ए हिंदू किसी को वो उदार दृष्टि देखे। अगला है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहां पर की थी? इलाहाबाद के पास एक जगह है कड़ा, वहां पे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। हुआ यह था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो देवगिरी से काफी खजाना वगैरह लूट करके लौटा था। तो जलालुद्दीन खिलजी को इसका पता चला। तो जलालुद्दीन खिलजी को यह लगा कि यार अलाउद्दीन ने मुझे बिना बताए देवगिरी का सारा खजाना अपने पास अकेले रख लिया है, तो क्यों ना उससे मिलने चला जाए। इसलिए वो अपनी सेना को लेकर तो गया, लेकिन अपनी सेना को उसने पीछे छोड़ दिया थोड़ा, ताकि ऐसा ना हो कि अलाउद्दीन को यह लगे कि कहीं मेरा चाचा आकर के मुझसे खजाना छीनने आ रहा है या मुझसे युद्ध करने आ रहा है। इसलिए वो जलालुद्दीन खिलजी अकेला ही अलाउद्दीन खिलजी से मिलने चला गया। जब अलाउद्दीन खिलजी से जलालुद्दीन खिलजी मिला तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और फिर उसके बाद वो खुद जो है खिलजियों का सुल्तान बन बैठा। ठीक है, किसके समय में मंगोल इस्लाम धर्म को अपनाकर दिल्ली में बस गए थे? ये अगला क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी की बात चल रही है तो ये उसी के समय की घटना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोल थे ये इन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया और दिल्ली में बस गए थे। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है मंगोलपुरी। ये उन्हीं मंगोलों की बसाई हुई जगह थी जहां पे ये मंगोल रहा करते थे, जो मुसलमान बन गए थे और अब दिल्ली में रहा करते थे। ठीक है, तो हुआ ये था, एक बार एक घटना ऐसी हुई थी कि जो अलाउद्दीन था वो जहां से भी लूटपाट करके आता था तो उस लूटपाट में जितना भी हिस्सा होता था वो सबको बंटता था। तो एक बार उस लूटपाट के हिस्से को लेकर के मंगोलों में, जो कि दिल्ली में बसे हुए थे, और अलाउद्दीन खिलजी उसके बीच में एक युद्ध छिड़ गया। तो जिससे कि एक असंतोष व्याप्त हो गया मंगोलों में कि हाँ हमें सही हिस्सा नहीं मिल रहा। तो इस चीज को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उनका पूरा
पूरा विरोध किया और उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उनको पूरी तरह दबा दिया। तो ये एक घटना थी कि मंगोलों को उसने क्यों दबाया था। ठीक है, अगला है अमीरों को काबू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से उपाय किए। यह आज का आखिरी क्वेश्चन है और अलाउद्दीन खिलजी की बात चल रही है तो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है ये। अमीर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अमीर वो होते थे जो समाज के प्रभावशाली लोग थे, जैसे व्यापारी हो गए या कुछ ऐसे लोग हो गए जो कि जो शासक है या जो सुल्तान है उसका विश्वास पात्र हो गया। ठीक है, तो इस तरह के लोग अमीर कहे जाते थे, जो राजा के ज्यादा नजदीक होते थे या सुल्तान के जो ज्यादा नजदीक होते थे उन्हीं को अमीर कहा जाता था। तो अमीरों को काबू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो उपाय किए वो कौन कौन से थे। सबसे पहला उपाय तो उसने ये किया था कि अमीर जब भी अपने घर में शादी करेंगे, अपने बच्चे की शादी कराएं या खुद की शादी करें या फिर अपने घर में किसी भी तरह का फंक्शन करेंगे, तो उन्हें सुल्तान को बताना होगा, इस बात की सूचना देनी होगी। ठीक है, तो ये चीज उसने क्यों करी, ताकि जो अमीर हैं वो ये ना सोचें कि वो स्वच्छंद हैं। उनको ये पता रहना चाहिए कि हाँ, जो सुल्तान है उसको उसके आगे जाकर के पहले मुझे सजदा करना है, बताना है पहले कि मैं ये करने जा रहा हूं, ताकि उनका आत्मविश्वास इतना न बढ़ने पाए और उनके मन से मानसिक रूप से जो गुलामी है, मानसिक रूप से जो स्वीकार्यता है सुल्तान की, वो समाप्त न होने पाए। तो सबसे पहला काम तो उसने ये किया कि घर में शादी हो या कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, तो आपको अलाउद्दीन को बताना है, सुल्तान को बताना है। और दूसरी चीज क्या की कि जो अमीर होते थे, इनके पास पैसा ज्यादा होता तो ये पार्टियां वार्टियां किया करते, जैसे आज के समय में होता है पार्टियां वार्टियां, वीकेंड पे दारू वारू चलती है। तो वैसे ही उस समय के अमीर भी जो है शराब वराब के चक्कर में रहा करते थे। चिकन मटन शराब कबाब ये सारी चीजें वो खाया करते थे और काफी पार्टी वार्टी किया करते थे। तो उन पार्टियों पर जो है उसने रोक तो नहीं लगाई, रोक लगाने की कोशिश भी करी और उसके साथ उसने ये बोला कि मैं शराब वगैरह पे रोक लगा रहा हूं। तो उन पार्टियों में शराब पर रोक लगा दी। उसका कहना था कि इन पार्टियों में शराब पी करके ये लोग उत्पात करते हैं, गलत काम करते हैं, तो इस वजह से उसने शराब पे रोक लगा दी। तो इस तरीके से भी उसने अमीरों को काबू करने की कोशिश की। ठीक है, उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत जबरदस्त काम किया इनको कंट्रोल में करने का। वो ये था कि उसने अपने यहां जासूसों की एक सेना तैयार की थी। ये जासूस हर अमीर पे नजर रखते थे। ठीक है, ये जासूस जो थे हर अमीर पे नजर रखते थे कि कौन क्या कर रहा है और उसकी पूरी खबर जाकर के सुल्तान को दिया करते थे। तो इस तरीके से अमीरों को काबू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इतने उपाय किए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ आऊंगा मिडिएवल हिस्ट्री के। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के क्वेश्चंस और आंसर समझ में आए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था। तो ये बीच में से मैंने टॉपिक उठाया है ताकि आपको ये समझ में आए, क्योंकि इतिहास इतना ज्यादा आपस में गुथा हुआ है कि अगर बीच में से उठा करके आपको मैं नहीं बताता, शुरू से बताता चला जाता, तो एक सीक्वेंस आ जाता। इससे क्या होगा कि इससे आपको उन चीजों को कोरिलेट करना होगा जिनको आपने देखा नहीं है, बस जिनके बारे में आपको हल्की सी जानकारी है। और इतिहास इसी तरीके से तैयार किया जा सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कोरिलेट करके पढ़ें। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।